आप कोशिश करो कमजोर सरकार बने। अगर ये सरकार बहुमत की नहीं बनेगी तो डरेगी जनता से। ये जनता का पैसा जनता पे खर्च करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अगर ये बहुमत बनती है राजा बन जाते हैं सुबह से। फिर ये 5 साल समझते हैं जनता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब 5 साल बाद बात होगी इनकी। फिर ये कहते हैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए कभी राशन दे देंगे, कभी तुम्हें 1500 की बात करेंगे। अरे बेईमानो, 3 लाख करोड़ का बजट है, 1 घंटे पहले हमारा कर्जा खत्म करो भाई। लेकिन समाजवादी पार्टी से एमएलए बन के जाएंगे, सरकार कांपेगी विधानसभा के भीतर। डॉक्टर लोहिया से नेहरू जी के सामने पर्चा भर दिया, तो नेहरू जी ने डॉक्टर लोहिया को बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम फूलपुर की बगल सीट से लड़ लो। उन्होंने कहा नेहरू, हमारी लड़ाई तुमसे व्यक्तिगत नहीं है, तुम्हारी सोच से है। जब तुम्हारी फैसले गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति ठीक नहीं है, हम तुम्हें नहीं हराना चाहते, तुम्हारी कांग्रेस को हराना चाहते हो। लड़ गए सामने वो नेहरू जी के सामने। कभी जाति के नाम पर, कभी भगवान की बात करेंगे। जो दुनिया को बनाई जिसने, उसको बनाकर तुमने कहा कि सरकारी मामा है, पर तुम्हारे भाई ने जिसको अपनी बहन बनाया, अपने खर्चे से धूमधाम से उसकी शादी करके घर भेजा है। एक नौजवान मुख्यमंत्री क्या सोचता है कि तुम अपनी बेटी पराया धन नहीं है, तुम्हारी बेटी देश के भविष्य है, आप पढ़ाइए, हम फीस माफ करेंगे, हम वजीफा देंगे, और जब तुम्हारी बेटी इंटर पास करेगी तो 30,000 रुपये कन्या विद्याधन देंगे। अभी हमें हराने के लिए सारे गुणागढ़ लगे थे, बड़े बड़े सारे दल के नेता लगे थे, कैसे दीपक को रोका जाए। कभी रोशनी का नाम लेके चला रहे, क्यों चला रहे? उन्हें जिताना नहीं था उनको, उन्हें हमें हराना था। सिर्फ अखिलेश जी आ गए घर में, सुबह ही पुलिस छापा मारती है, उठा के सबको बाहर करा दिया, और 3 बार चोरी हो गई घर में। पुलिस समाजवादी पार्टी कल खड़ी होने वाली है, और अभी राहुल गांधी का फोन आया कि अगर 2-3 एमएलए भी जीत गए तो कल वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तुमसे बड़ी नेता बनेंगे। कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया था कि 2-2:30 बजे पहुंच जाएंगे आपके पास। आजकल हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क हो जाए, लोगों तक पहुंच जाएं। सुबह 7 बजे से हम लोग 12 बजे तक, सुबह 7 बजे निकलते हैं, 12 बजे तक कोशिश करते हैं लौट आएँ। लेकिन आज बिनवारा, असाठी बड़े गांव थे, पूरे गांव में लोगों ने भ्रमण करा दिया, तो लगभग 1 बज गया वहाँ लोगों के बीच में जाते जाते। जहाँ तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, हम सब लोग आपके बीच में हमेशा अपनी बात रखते रहे हैं। आप सबने भी लंबे समय से समाजवादी पार्टी का साथ भी दिया है। समाजवादी पार्टी चाहती है, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव पूरे जीवन काल, पूरे राजनीतिक संघर्षों में एक बात समझाते रहे लोगों को कि जब तक बजट का 70% पैसा गांव पे खर्च नहीं होगा, जब तक गांव में खुशहाली नहीं आ सकती। ये सबसे बड़ी बेईमानी जो गरीबों किसानों के साथ हो रही है, वो है कि दूसरे जो दल हैं उनसे किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, पर ये दिखावे के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, बाकी गरीबों के पैसे को बड़े लोगों की जागीर का हिस्सा बना देते हैं। यही लड़ाई समाजवादियों के नेताओं ने अपने पूरे जीवन काल लड़ी है। उत्तर प्रदेश में भी आप तरक्की देखते हैं, गांव में आज फर्क आ गया। उसके पीछे पहले कि आप उसको रहस्यों को, राजनीति को जानना बड़ा जरूरी है। तरक्की कैसे शुरू हुई? जब मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने 1989 में। जो जानकार हैं राजनीति के वो मेरी बात गौर से सुनना। 89 के पहले इतनी सरकारें बनी आज़ादी के बाद से लेकर, प्रदेश में बहुत सारे मुख्यमंत्री बने, देश भर की राजनीति में हर राज्य में मुख्यमंत्री बने, पर कभी किसान के कर्जे की बात किसी ने नहीं शुरू करी। मुलायम सिंह यादव ने देखा कि धीमे धीमे सरकार की पॉलिसियां गांव में गरीबी बढ़ा रही हैं, धीमे धीमे किसानों के घर खाली होते चले जा रहे हैं। पूर्वजों के पास जो घरों में जेवर थे, खेती किसानी से करके लोग कुछ बड़े आदमी बन गए थे गांव में, जो गरीब का काम चलाते थे, वो भी धीमे धीमे तेजी से गरीब हो रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें सरकार अपनी चालाकी से महंगी करती जा रही है। और फसल की मेहनत करने के बाद भी आदमी की आमदनी बढ़ नहीं पा रही है, बल्कि घट रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम किसानों को उबारेंगे नहीं अगर, तो ये बहुत जल्दी डूब जाएंगे। और आज उनके उन फैसलों से सरकार बनी, कर्जा माफ़ हुआ, बजट का 70% पैसा गांव पे खर्च किया, नई नई योजनाएं लेकर, पढ़ाने से लेकर सब चीज़ें लेकर वो नई लेकर आए, जिसके कारण इन पिछले 25-30 सालों के अंदर अगर आप 89 के बाद देखें, सरकारें मिलीजुली बनी। कभी सरकार बहुमत की बनी, अखिलेश यादव बहुमत की सरकार बना पाए। उसके पहले समाजवादी सरकार, बहन मायावती जी जो भी बने वो मिलीजुली सरकारों से बने। मिलीजुली सरकारें जनता से डरती हैं, क्यों कभी भी जनता के बीच में जाना पड़ सकता है।
और जनता के बीच में दी, उनके पैसे से उन पर तरक्की नहीं करेंगे तो लोगों के बीच में जल्दी उजागर हो जाएंगे। ये सच है कि वहाँ जागृति पहले आई, उसकी वजह पिछड़े दलितों को राजनीति में जगह मिल गई और वो अपनी बात रखने के लिए लोगों के बीच में आ गए, लीडरशिप निकल के आ गई। हम लोग भी जैसे गांव से निकल कर आए। अगर आप समाजवादी पार्टी नहीं होती तो क्या हम लोग कभी एमएलए बन सकते थे? क्या कभी मौका नहीं आता ज़िंदगी में। अगर हम कांग्रेस में ही रहते तो क्या महाराज समथर के सामने कभी हमें टिकट मिलना था? कभी सोच सकते थे कि कभी महाराज समथर को हम हरा पाएंगे? आप कभी जब पहली बार जब हमें टिकट 2007 में दिया तो लोगों ने कहा कि कैसे हराएंगे, बताइए ये कैसे, उनको महाराज समथर कितनी बड़ी हैसियत, 4 चुनाव चंदपाल जी हार गए, ये कैसे उन्हें हराएंगे, नए हैं, फलाना है, उम्र कम थी। लेकिन जब लोग साथ हुए, गरीब साथ हुए, सब लोगों की दुआएं जुड़ी तो हम लोग पहले चुनाव में महाराज समथर को हरा दिए 15,000 वोट से। हम लोग 60,000 पाए, महाराज समथर कुल 45,000 वोट पाए। दोबारा चुनाव फिर लड़े हम लोग सामने, दूसरी बार हम लोग 70,000 पाए, वो फिर 45,000 पाए। तो मैं ये बात इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि ना केवल लोगों में तरक्की की बात आई बल्कि लोगों के घरों से लीडरशिप निकल के बाहर आई। आज प्रदेश में बहुत सारे लोग, परिवार, किसान मजदूरों के परिवारों के लोग एमएलए हैं, किसानों का नेतृत्व हो रहा है। मुलायम सिंह यादव कब कोशिश कर रहे थे कि देखो अरुण कुशवाहा को सांसद बनाना है, जिस समय कोई सोच नहीं सकता कुशवाहा को टिकट भी मिलना चाहिए। आप याद करो 96 में पहला टिकट मिला उनको, और सब बड़े लोग, बुंदेला जी टिकट मांग रहे थे, बड़े बड़े लोग टिकट मांग रहे थे। मुलायम सिंह यादव कहते नहीं नहीं, ये अरुण कुशवाहा को जाकर लड़ाओ, जाओ सब लोग चंदा करो, इकट्ठा करो और इनको लड़ाओ। ये गरीब किसान मजदूर है, गरीब किसानों के घर से आ रहा है, अगर ये सांसद बनेगा गरीबों की बात करेंगे। तो वो विजन के लिए लड़े। उन्होंने कहा कि कम से कम तुम्हारी बात उठाने वाले लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, तुम्हारा पक्ष रखेंगे, तभी तो तुम्हारे लिए योजनाएं बनेंगी, वरना योजनाएं नहीं बनेगी। यही लड़ाई हमारी यहाँ पर भी है। हमारी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस से नहीं है। ये दोनों दल, मैं तो खुलेआम कहता हूँ आज से कि आप जाने क्या समझ रहे हो, और मैं तो पढ़े लिखे लोगों से खासतौर से कहना चाहता हूँ, पुरानी पीढ़ी के लोग तो राजनीति समझ ही नहीं पाए। आपके पास दूसरा साधन तरक्की का नहीं है। ये वोट से एमएलए बनाने की लड़ाई का हिस्सा नहीं है। तुम्हारी जिंदगी के सारे समाधान एक साल में हो सकते हैं। आपको किसी सरकार की मेहरबानी भी नहीं चाहिए। अब तो तुम्हारी कमाई क्या है, तुम्हारी मेहनत की कमाई कहाँ पहुँच गई? तुम कर्ज में पहुँच गए, लेकिन कमाई कहाँ पहुँच गई? सरकार के पास पहुँच गई। 3 लाख करोड़ का बजट है 1 साल का, और ये पूरा पैसा गरीब मजदूर किसानों तुम्हारा है। दुर्भाग्य ये है कि तुम अपने पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं करा पा रहे हो। तुम कभी दल के नाम पे बढ़ जा रहे हो, कभी किसी नाम पे बढ़ जा रहे हो, और ये पावर में आते, जैसे ही पावर में आ रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा सहारा देते, जिंदा रहो तुम बस। हमने इसलिए आपसे कही ये बात। किसका है, अपना है क्या ये? तो बुला, माइक उसमें लगा है ना, उसमें तो मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा था कि फिर इस बार हालात अच्छे हैं। ये हालात पिछली बार भी थे ऐसे ही। पिछली बार भी हमने आपको एक बात सुनाई, अखिलेश यादव जी ने हमें फ़ोन किया 1 दिन पहले कि बताओ कल रिजल्ट खुल रहा है, क्या स्थिति होने वाली है, क्या जीत जाओगे इस बार, मीरा जी जीतेंगी? मैंने कहा साहब देखो, लोग तो बहुत साथ थे, माहौल अच्छा था, लेकिन कह नहीं सकते। वैसे तो जीतना चाहिए, भगवान की कृपा है, सब वर्गों के लोगों ने वोट दिए हैं, जहाँ तक देखते हैं अच्छा है चुनाव। तो बोले कल तुम्हें पता नहीं अगर मीरा जी जीत गई तो कहाँ पहुँचने वाली हैं। बोले समाजवादी पार्टी कल खड़ी होने वाली है, और अभी अभी राहुल गांधी का फ़ोन आया कि अगर 2-3 एमएलए भी जीत गए तो कल वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तुमसे बड़ी नेता बन जाएंगी। उन्होंने सहज ऐसे हमसे कहा, लेकिन जब रिजल्ट खुला हम लोग हार गए चुनाव। मैंने ये बात इसलिए आपको सुनाई है कि जीवन में राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए हालात जो बनने चाहिए वो फिर उसी सब मौके पे खड़े हैं। आज भी दोनों बड़े दलों में झगड़ा है, और जब तक आप लोग तीसरे विकल्प को तैयार नहीं करोगे, मैं ना केवल बिन्नेवाड़ी की बात कर रहा हूँ, आपके संपर्क जहाँ भी हैं, आप कोशिश करो कमज़ोर सरकार बने। अगर ये सरकार बहुमत की नहीं बनेगी तो डरेगी जनता से। ये जनता का पैसा जनता पे खर्च करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और अगर ये बहुमत बनती है राजा बन जाते हैं सुबह से। फिर ये 5 साल समझते हैं जनता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब 5 साल बाद बात होगी इनकी। फिर ये कहते हैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए कभी राशन दे देंगे, कभी तुम्हें 1500 की बात करेंगे। अरे बेईमानो, 3 लाख करोड़ का बजट है, 1 घंटे पहले हमारा कर्जा खत्म करो। भाई तुमसे घर से कुछ मांग रहे हैं, क्या तुम घर से देने वाले हो, किसी को कुछ देने वाले हो? हमारे पैसे से हमारी मदद, उस पर भी इतनी बड़ी मेहरबानी कि हम तुम्हारी बेटी को 1500 रुपये देने वाले हैं। आप सोचो, कभी कल्पना करो, इनसे पूछो कि घर से दे रहे हैं अपने कुछ 1500 रुपये, या गेहूँ अगर फ्री मिल रहा तो क्या घर से बांट रहे हो अपने आप, कि खेतों से काट के ला रहे हो? हमारे पैसे से हमारी मदद और हम पे एहसान, क्योंकि तुम बाकी सामना पूछ पाओ बेईमान ये कहाँ खर्च कर रहे हैं। ये असली लड़ाई है। ये 20 सालों से हमारी बीजेपी से दुश्मनी नहीं है।
20 साल से सरकार के बाद भी गांव में ऐसे स्कूल बने हैं, मास्टर नहीं आ रहे हैं। आप बताओ आपके गांव में क्या हालत है। ये कह रहा है किसानों तुम्हारे बेटों को आईएएस बनाना है, हमें बढ़ाना है। अरे जब बेईमानों मास्टर ही नहीं है स्कूल में, कहाँ से आईएएस बनना है किसी को। ये तो मजदूर बनाना, चालाकी से दिमाग लगा रहे हैं आप। ये अंग्रेजों की तरह काम कर रहे हैं। अंग्रेज भी यही कर रहे थे सेम। हमारी कांग्रेस से भी झगड़ा नहीं है, लेकिन उसके पहले आपको भी इतना बड़ा मौका दिया लोगों ने। क्यों आपको दिया नहीं आई लोगों पर कि इनके पैसे से इनकी सरकार चलानी हमें, तो इनके पैसे से इनके बच्चों का भविष्य तो बनाओ। और ये देश का भविष्य है बच्चों। भाई किसी व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य यदि पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है तो ना केवल वो परिवार को बढ़ाता है बल्कि देश के बढ़ाने का रास्ता उससे निकलता है। जब तक व्यक्ति नहीं बढ़ेगा देश नहीं बढ़ सकता आगे। ये बिल्कुल प्रिंसिपल है। अब जब गांव के गांव कर्ज में डुबा लिए बेईमानों नीतियों से आपने, आप कह रहे किसानों हम तुम्हारी आमदनी दूनी कर देंगे। अरे तुम फसल पे 100 रुपये बढ़ाते हो, जब तक खाद महंगी, बीज महंगा, डीजल महंगा, सब इतना महंगा, सब छुड़ा लिए पैसे पूरे तुमने। पूरे परिवार मजदूरी कर रहे हैं, गाँव में घर घर लगे हैं, कर्ज नहीं कम कर पा रहे। उसकी वजह कुछ और नहीं है, उसकी वजह बेईमान सरकारों की नीयत खराब है, इनके फैसले बेईमानी के। तुम्हें गरीब रखा जा रहा है, इनकी नीयत में खोट है। ये तुम्हें जातियों के नाम पे लड़ा लेंगे, ये सरकार बनाना चाहते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी भगवान की बात करेंगे। जो दुनिया को बनाई जिसने उसको बना कर वोट लेना चाहते हैं। अरे हम भगवान की बात करेंगे चुनाव के बाद, चुनाव के पहले। हम चुनाव में जब हमारे बच्चों का भविष्य बनना है, हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, हम कर्ज में डूबे हैं, हमारी बेटी मजदूरी घर जाने वाली है, उसके लिए तो 1 साल काफ़ी है। और आपके पास कोई योजना नहीं है उसके लिए। ये कह रहे हैं कि हम लड़कियों की शादी कर रहे हैं। अरे भाई सरकार के गरीबों के पैसे से गरीबों की शादी की तुमने घर से क्या लगा दिया उसमें। तभी तो हमने कहा कि सरकारी मामा है, पर तुम्हारे भाई ने जिसको अपनी बहन बनाया अपने खर्चे से धूमधाम से उसकी शादी करके घर भेजा है। और हम लोग जातियों की नफरत के लिए 18 वर्ष से लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव पूरे जीवन काल यही काम करते रहे कि किसानों तुम सब इकट्ठे हो, तुम्हारी कोई जाति नहीं, तुम खेती तुम्हारा जीवन है। तुम्हारे लिए अगर योजनाएं नहीं बनाएगी सरकार तो सबकी ज़िंदगी कभी नहीं बदल सकती। हम अपने से कहते हैं कि अगर हमारे घर वाले गांव से लाकर हमें झांसी पढ़ाने नहीं लाते तो हम भी गांव में खेती कर रहे होते। आज आपकी तरह बैठे सुन रहे होते लोगों की बात। हमारे साथ गांव में पढ़ने वाले लोग जो बराबर के होशियार लड़के थे, लेकिन हम झांसी आ गए, हमें स्कूल मिल गया, हम आगे बढ़ गए। उन्हें स्कूल नहीं मिला, बेचारे खेत में मजदूर बन गए। ऐसे ही गांव में रोज़ तुम्हारे परिवारों के बेटे मजदूर बन रहे हैं इन बेईमान फैसलों से। ये चालाक लोग, इन्हें कुछ मेहरबानी की जरूरत थोड़ी है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले शिक्षा में तनख्वाह दुगनी करी उन्होंने कहा जब तनख्वाह 10,000 देंगे क्या पढ़ाएगा, मन से पढ़ाएगा नहीं। उन्होंने कहा हम तुम्हारी तनख्वाह 30,000 देंगे, आप बच्चों को पढ़ाओ। उन्होंने कहा ड्रेस मिलती थी कुछ 60 लाख बच्चों को, 2 करोड़ बच्चे पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा नहीं गरीबी सब में, सबको पढ़ाओ, आप ड्रेस बांटो। 2 करोड़ बच्चों को ड्रेस बना दी। ये बड़े छोटी उम्र के बड़ा विजन था। उन्होंने कहा किसान अपनी बेटी नहीं पढ़ा रहे, उन्होंने किसानों अपनी बेटियों को पढ़ाओ। आप एक नौजवान मुख्यमंत्री क्या सोचता है कि तुम अपनी बेटी परायाधन नहीं है, तुम्हारी बेटी देश के भविष्य है, आप पढ़ाइए, हम फीस माफ़ करेंगे, हम वजीफा देंगे। और जब तुम्हारी बेटी इंटर पास करेगी तो 30,000 रुपये कन्या विद्याधन देंगे। 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों को हम दे दिए। आज उसकी वजह है सैकड़ों हजारों गाँव की बेटियाँ स्कूलों में चली गई सब पढ़ने। अब कितनी आईएएस बनेगी, कितनी आगे जाके क्या अधिकारी बनेगी, ये तो समय तय करेगा। जब पढ़ने नहीं दोगे पूरी ज़िंदगी तो मजदूरी के अलावा क्या करेंगे, घर में मजदूरी करनी है। हम लोगों ने शादियों की योजना भी इसलिए बनाई थी कि हम लोग गांव से निकल के आए, परिवारों से निकले हैं। ये बात हम हर जगह सुनाते हैं और आपको एहसास भी कराते हैं कि आपके घर में कोई बेटी है या बहन है, भले ही घर की स्थिति कैसी हो, पर बेटी का सपना तो बहुत बड़ा है। वो तो सोचते हैं मेरे माँ बाप मेरी शादी अच्छी करेंगे, अपने भाई से ही उम्मीद करती है। और जब ये देखती है, बैठो महाराज, आओ शर्मा जी आओ, शर्मा जी बहुत पुराने साथी, ताली बजा के स्वागत करो। ये सही में बहुत साथ दिया इन्होंने हमेशा। बैठो और देखो जरूरत फिर आ गए संगे तुम्हारी, जो अपने आप आए, भगवान ले आए हैं। ये सही में बहुत अच्छे आदमी है, तो ऐसे भगवान भेजता है लोग। देखो हम बताएं, अभी हमें हराने के लिए सारे गुणागढ़ लगे थे, बड़े बड़े सारे दल के नेता लगे थे कैसे दीपक को रोका जाए। कभी किसी को, कभी किसी को, कभी हमारे परिवार की बेटी को, कभी किसी को, कभी रोशनी का नाम लेके चला रहे। क्यों चला रहे? उन्हें जिताना नहीं था उनको, उन्हें हमें हराना था। पूरा गुणागढ़ लगा रहे थे सब। पर मैं भगवान के मंदिर में खड़ा हूँ, भाव अच्छा था ना। देखो भगवान ने ऐसा इंतजाम लगा, सब ठिकाने लग गए अपने आप, सब ठिकाने लग गए। तो ईश्वर है ना। अभी हमें फंसा दिया इन्होंने कि भई हम वो लेखराज सिंह जा रहे थे जेल से और दीपनारायण सिंह ने हमला किया और छुड़ा रहे थे उनको। अब आप सोचो, पुलिस कस्टडी में 30 पुलिस वाले साथ लेके जा रहे हैं उनको, और ये आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर आप कि हम उस पुलिस को रोक के गाड़ी छीन रहे उनको।
75 साल की बूढ़ी उम्र है उनकी, वो चल फिर नहीं पाते। आज लेखराज सिंह जी पिछले 3-4 साल से जेल में, चल फिर नहीं पाते। उनके बेटे नहीं छोड़ा उनको, वो जमानत उनकी होने वाली थी वहाँ से। उनकी पत्नी चेयरमैन गई, वो मिलने आई उनसे कोर्ट कचहरी में। हमारा ना हम वहाँ हैं ना मौजूद, हम दिल्ली में, हम अपनी पत्नी को अस्पताल में दिखा रहे हैं उस दिन मीरा को। वो घटना यहाँ हो रही है, FIR में हमारा कहीं नाम नहीं। बाद में सारा खेल, जाने कितनी लंबी कहानी बनाई, 2-2 गैंगस्टर लगा दिया जेल में। ये हालत के जीना मुश्किल कर दें। आपने ऐसी कार्रवाई इतनी बेरहमी के साथ कुर्की की, आज भी हम घर में नहीं रह पा रहे। जिंदगी में हम लोगों ने इतना सारा सब, इतने लोगों को रहने का मकान बनाए, सब कुछ बनाए। हमारा अपना मकान जिस घर में हम लोग रह रहे थे, हम जेल में बंद थे, सिर्फ अखिलेश जी आ गए घर में, सुबह ही पुलिस छापा मारती है, उठा के सबको बाहर करा दिया। और 3 बार चोरी हो गई घर में, ये रिकॉर्ड बात मैं बता रहा हूँ। पुलिस बाहर बैठी है और चोरी करा रहा है घर के अंदर आप हमारे। अभी कुछ बातें ऐसी हैं जो माइक पे नहीं बोली जा सकती हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हद होती जुल्म चास्ते की। ये क्या चाहते थे कि आप सरेंडर करो, पर हम समाजवादियों का यही तो इतिहास है। हमारे पुरखे मर गए, फांसी के फंदे चूम लिए, पर कभी सरकार डरे नहीं है। मैंने बस वही कर्तव्य अपना निभाया है कि आज मेरी परीक्षा है। हम MLA बनने के लिए हमें BJP भी टिकट दे देगी, अभी कांग्रेस भी टिकट दे सकती थी, कोई दोनों पार्टी घूम रही थी पीछे पीछे, मना रहे थे लोग। पर हमारी लड़ाई सिद्धांतों की है। हम किसी जाके भीड़ का हिस्सा बन गए, MLA बने, क्या हो जाएगा उससे हमारा। लेकिन समाजवादी पार्टी से MLA बन के जाएंगे, सरकार कांपेगी विधानसभा के भीतर। हमारी कोशिश होगी कि कम से कम जिस सपनों के लिए मुलायम सिंह यादव ने पूरी जिंदगी, जिन सपनों के लिए मुलायम सिंह यादव ने पूरा जीवन अपना निकाला, जो आदर्शों के लिए हमारे पुरखे, हमारे समाजवादी लोग, डॉक्टर लोहिया से नेहरू जी के सामने पर्चा भर दिया, तो नेहरू जी ने डॉक्टर लोहिया को बुलाया और उनने कहा कि तुम फूलपुर की बगल सीट से लड़ लो, आप बगल की सीट से लड़ो, आपकी पार्लियामेंट में जरूरत है और आपको हम सांसद बनाएंगे। उन्होंने कहा नेहरू, हमारी लड़ाई तुमसे व्यक्तिगत नहीं है, तुम्हारी सोच से है। जब तुम्हारी फैसले गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति ठीक नहीं है, हम तुम्हें नहीं हराना चाहते, तुम्हारी कांग्रेस को हराना चाहते हो। लड़ गए सामने वो नेहरू जी के सामने। आप सोचो ना कैसे लोग थे। ऐसे लोगों ने समाजवादी पार्टी बनाई है। ये सिद्धांतों के लिए पूरी जिंदगी अपने संघर्ष करके निकाले हैं कि जब तक, अगर हमारी राजनीति कब कामयाब है, जब हम तुम्हारी खुशियों की वजह बना दें, कुछ हम तुम्हारे बच्चों का पढ़ाई का कुछ इंतजाम अच्छा करने जाए, तो हम सोचेंगे हमारी राजनीति कामयाब बनकर भी क्या करेंगे। 10 साल तो रह लिए, 10 साल हम लोगों ने उन सवालों पर खड़े किए। मैं उस अनुभव की बात करता हूँ कि हम लोगों ने सरकारों से कितने बड़े फर्क हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश की राजनीति देखोगे तो वहाँ बड़े राजनीतिक दल हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी के 2 MLA हैं, बहुजन समाज पार्टी का 1 MLA। हम 125 MLA की पार्टी आज भी हैं, 125 MLA हैं। लेकिन आप देखेंगे विकास के नाम पर सारे इकट्ठे होते हैं लोग, क्षेत्र वाइज लोग इकट्ठे हो जाएंगे। दल सरकार अगर समाजवादी की है तो पूर्वांचल मिलेगा, इकट्ठा होगा, वो पूरा पैसा वाले लड़ेंगे। हम बुंदेलखंड वाले अपने की लड़ेंगे। लेकिन हम लोग में क्या कमी है, हम वैसे ही कम है पर लड़ेंगे आपस में। लेकिन हम लोग लड़ के अकेले मतलब 2, 4, 5 जीते हैं, फिर भी हम लोग इतना बजट लेकर आए, बांध बना डाले, सड़कें बना डाली, सब कुछ करने की कोशिश करी। आज जो बदलाव समाज के अंदर भीतर है, उसके पीछे अखिलेश यादव की सोच बहुत सरल थी। वो हर रोज सुबह उठ के एक नया काम करते थे। ये अब क्या करना है, उन्होंने रोड बना रहे तो रोड ऐसी बनाओ जिससे फाइटर प्लेन भी उतर जाए। अगर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े, कभी कोई घटना हो या देश से झगड़ा होने लगे किसी देश से, तो रोड को भी हम फ्लाइट में बदल दें। तो एक बड़े विजन, क्योंकि दुनिया देख कर आए थे वो, उन्होंने सब योजनाएं बहुत सारी बनाई। मैं तो आपसे प्रार्थना करने आया हूँ घर के नाते कि ये महत्वपूर्ण लड़ाई है, ये सिर्फ MLA बनने की लड़ाई नहीं है, इस पे आपको अपनी अहम भूमिका अदा करनी है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, भगवान की ऐसी कृपा है कि अब तुम्हारे बगैर कोई सरकार नहीं बनने वाली है। और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ और इस मौके पर ये मौका मिल गया तो ये कोशिश होगी कि 50 साल का हिसाब 5 साल में चुकता कैसे करा दें। इस मौके पर हमें साथ दो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम वोटर बन जाएं। अब देखो कल अंतिम तारीख है, हमारे सारे कागज तैयार हैं, ऑनलाइन हम वोटर दिख रहे हैं, पर सर्टिफाइड कॉपी नहीं दे रहे हैं हमारी। ये सिर्फ एक कोशिश कि मैं कैसे रोकें हम इसको। पर मैंने कहा ना, राजनीति में हमारी जो भूमिका है, आज हम लोग करीब 15-20 सीटों पर मजबूत आदमी लड़ा रहे हैं। अभी बड़े बड़े नेता जो कल तक समाजवादी पार्टी को के साथ खड़े नहीं होना चाहते थे, वो लाइन लगा टिकट लेने के लिए खड़े हैं। अभी भी कार्यालय पर लखनऊ से दिन भर में 10 फोन आते हैं बड़े बड़े लोगों को, जो कांग्रेस में और बड़ी जगह भी आप देखते जा रहे होंगे, रोज नए नए नाम निकल के बाहर आ रहे हैं। अभी आज ही RD प्रजापति का बेटे को टिकट कटा है, वो पूरा परिवार वहाँ लेटा है कि भैया किस तरह टिकट खा दो। मैं अभी अखिलेश जी से निवेदन किया कि उनको सांसद भी लड़े हैं, वो उनका बेटा BJP से वर्तमान MLA था, वो टिकट मांग रहा है। अब टिकट नहीं, चंदला वाला, हाँ चंदला वाले,
तो वहाँ हम लोग अभी किसी को दे दिया लेकिन उसको बदलवा रहे हैं। अभी तिवारी जी अपने टीकमगढ़ वाले भी सब लोग दोनों विधायक इकट्ठे हो गए, तो के श्रीवास्तव दोनों समझौता कर लिए और तिवारी जी से लड़वाओ। तिवारी सुबह निवेदन किया, हमने कहा देखो मैं कोशिश करता हूँ टीकमगढ़ से आपको लड़ाऊँ। तो मैंने कहा समाजवादी पार्टी भूमिका निभाएगी। मेरी आपसे प्रार्थना है, ना केवल आपको गाँव में मदद करनी है बल्कि अगल बगल गाँव में जाना है, सब वर्गों का भरोसा जीतना है। देखो अभी लड़ाई बढ़िया है, ऐसे जो सब लड़ेंगे तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन हो सकता है ये दो भी इकट्ठे हो जाएं, तो आपको सावधानी रखनी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है सब लोग जाके कोशिश करें और कैसे कामयाबी मिले इसकी कोशिश आपको करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद आपको।